हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी। जो पीवाई की सीरीज हमारी चल रही है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट तो हैं ही हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और जो बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। आई होप आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगी। प्लीज़ देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, महादेव देसाई या काशीनाथ त्रिवेदी। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड, एडलर, युंग। एडलर व युंग दोनों ने मिलकर। तो ये दिया है युंग भाई साहब ने, ठीक है, युंग ने दिया है व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत। यहाँ पर आज हमारे 25 क्वेश्चन है, टॉप 25। आप सारे क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छे हैं। अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? कीर्केगार्ड, हाइडेगर, सार्त्र या कामू। तो ये माना जाता है कीर्केगार्ड को। अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? कीर्केगार्ड को। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? 1930, 31, 32 या फिर 33। तो ये दिया गया था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? तो ये हम देख चुके हैं, 1932 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? सही कथन यहाँ पर आपको बताने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से, वैसे 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का शुरू हुई थी। चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादक थे, लेकिन 1903 में इसका जो संपादन कार्य था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। और 1920 तक 17 साल तक इन्होंने लगातार ये काम करते रहे थे। राजा से प्रसाद सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया था। ये बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी। ये वर्ड याद रख लेना, अंग्रेजी में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के, देवनागरी लिपि के पक्ष में पुस्तक लिखी थी, लेकिन वो पुस्तक उन्हें अंग्रेजों को जगाना था, तो इसलिए अंग्रेजी में लिखनी पड़ी थी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और हीरा डोम की कविता 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ये भी करेक्ट है। हीरा डोम की कविता थी ये एक, तो हीरा डोम की कविता 1914 में सरस्वती में छपी थी, मतलब हरिजन थे, है ना। गांधी जी के विचारों के संदर्भ में कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं? गांधी जी के विचारों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को अप्राकृतिक मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे अप्राकृतिक, बल्कि प्राकृतिक मानते थे ये तो, ठीक है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को क्या मानते थे? प्राकृतिक मानते थे। ये हमारा रॉन्ग है। गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के अंतर्गत निजी संपत्ति की अवधारणा को खारिज किया। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के अंतर्गत निजी संपत्ति की अवधारणा को खारिज किया। ये करेक्ट है। गांधी जी की दृष्टि में स्थानीय स्वशासन सर्वश्रेष्ठ तरीका था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय स्वशासन यानी कि जो पंचायत, नगर पंचायत होती हैं, ये स्थानीय स्वशासन ही कहा जाता है, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ तरीका था उनका शासन करने का। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ए वाला बिल्कुल सही नहीं है, बाकी बी, सी और डी हमारे ऑप्शन है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही है? तो पुनर्जागरण के संबंध में कथन बताने हमें, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लेषित रूप की खोज। तो इसमें से बताना है कौन से कथन है जो कि हमारे सही हैं। तो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, देखो पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, ये रामविलास शर्मा का कथन है, उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश नहीं है,
परंपराओं का यथा तथ्य अनुपालन, ये भी बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, नहीं, अनुपालन नहीं होना चाहिए, इसमें अनुपालन नहीं होता है ना। बिल्कुल जैसी परंपराएं चलती आ रही हैं उनका अगर आप अनुपालन करते रहेंगे तो कभी पुनर्जागरण होगा ही नहीं, तो ये रॉन्ग है। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लेषित रूप की खोज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मनुष्य को अगर खोजने की कोशिश करेंगे, अलग अलग संस्कृतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, तभी क्या हो सकता है, पुनर्जागरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं। तो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सही कथन कौन से हैं। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदम साम्यवाद की थी। ये कह रहा है कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार कौन से कथन, सही कथन आपको बताना है। तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद थी, ये बात करेक्ट है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये भी सही है। मार्क्सवाद के अनुसार राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है। मिथ्या चेतना है ऐसा नहीं है। मार्क्सवाद सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति को मानता है। जो अपनी संपत्ति होती है उसको क्या मानता है, सामाजिक समस्याओं की जड़ मानता है, ऐसा नहीं मानता। ठीक है, मार्क्सवाद ऐसा नहीं कहता है। तो मार्क्सवाद के अनुसार इसमें ए और बी दोनों ही हमारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। कौन सी अवधारणा है जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज परिवर्तन की अनिवार्यता। तो इसमें से कौन सा है जो कि हमारा सही है। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल कौन सा है, तो ये है इतिहास चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन है जो कि सही है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी, बिल्कुल सही है। इस कॉलेज के जो प्राचार्य थे, प्राचार्य यानी कि जो प्रिंसिपल थे, वो जॉन गिलक्राइस्ट थे, ये भी सही है। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसर के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही हुई थी 1800 ईस्वी में। और उनका जो मेन जो मुख्य उनका जो मकसद था इसको स्थापित करने के लिए, तो अंग्रेज जो भी बाहर से आते थे, इंग्लैंड से जो भी नए अफसर आते थे, उनको नई भारतीय भाषाओं की जानकारी देना ही क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और जो यहाँ के लोग थे उनको थोड़ा सा मतलब सारी भाषाओं के बारे में जानकारी, ताकि उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर अच्छे से दिन रात चलता रहे। तो ए बी सी डी चारों के चारों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद किस बिंदु पर था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद किस बिंदु पर था। तो अहिंसा, करुणा, लोकतंत्र या अलग मतदाता सूची। तो ये था अलग मतदाता सूची पर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची की बात करते थे। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। तो श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो क्रांति में हिंसा का प्रयोग, इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या थी, असहमति थी। बाकी इन चीज़ों से वो मार्क्सवाद की जो और भी चीज़ें थी इनसे वो क्या थे, सहमत थे। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार, सत्ता के प्रति मोह। तो इनकी जो मूल स्थापना है आदिवासी विमर्श की, वो सत्ता के प्रति मोह नहीं है। बाकी ये तीनों इसमें आते हैं। ठीक है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। कौन सा नहीं है, सतीत्व की स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। सतीत्व की स्त्रीत्व है, ये नहीं है इसका। ठीक है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना ये नहीं है। ये सारे PYQ हैं, PYQ सीरीज ही हमारी चल रही है, इनको आप अच्छे से जुड़िए। ये क्लास आपको डेली अब 5:30 बजे मिलेगी। अब तक टाइम निश्चित नहीं था मेरा, लेकिन अब टाइम निश्चित है, चाहे आपको रिकॉर्ड मिले या लाइव मिले। तो आपको जो क्लास है वो 5:30 बजे मिलेगी हिंदी के लिए। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास आपको, जो PYQ सीरीज मेरी चल रही है, उससे पहले हमने जो थ्योरी है वो पढ़ ली है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो।
और वो क्लास आपको सुबह 11:30 बजे करेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे वो एक अलग बात है, लेकिन 11:30 बजे का ही मेरा जो मेन मतलब डालने का जो टाइम है फिक्स वही रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, चैनल को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके और मैं दोबारा से अपने चैनल को उसी जगह पर ला सकूं जहां पहले था। निम्नलिखित में से किसका संबंध है जो कि मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? काम वृत्ति, पाठ संरचना, एम या मनोविश्लेषण पद्धति। तो ये नहीं है, पाठ संरचना से मनोविश्लेषणवाद का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं कौन सी हैं? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध या परंपरा के प्रति आस्था। तो इनमें से कौन सा है जो अस्तित्ववाद की विशेषताओं में आता है? तो जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध, ये दोनों ही किसमें हैं? अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं, ए और सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा तत्व नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो इनमें से कौन सा है? यांत्रिक भौतिकवाद है जो कि मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, ये एजरा है, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर या सार्त्र। तो ये है एजरा पाउंड जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, बाकी सारे हैं। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथन किसका है? अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा सही है हमारा? देखो इनमें ना कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है यार्ड्स। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है हमारा यार्ड्स, ये गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस महाविद्यालय से प्राप्त की थी? तो भाई ये कहाँ से प्राप्त की थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। वैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी पढ़े थे, लेकिन पीएचडी की उपाधि इन्होंने कोलंबिया से प्राप्त की थी। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है, तो ब्रह्म समाज के बारे में बताना है इसमें से। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद, और यहाँ पर नहीं का ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। तो ये बात क्या है? सही है, मतलब वैसे ये गलत है, वैसे गलत है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो ये सही हो गई। ठीक है, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। बिल्कुल था, ये सही बात है ना। तो ये ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है ना, उसी के बारे में है ये कथन, तो है ना, ये कथन उसी के बारे में है। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये गलत है ना, ये इसमें मतलब नहीं लिखा हुआ है ना। तो उपयुक्त कथन ब्रह्म समाज के बारे में नहीं है, ये भी सही है, ये नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। तो एक मिनट भाई, ये सही है हमारा, एक सेकंड, ये तो सही है वैसे, मतलब देवेंद्र नाथ ठाकुर, और देखो जो नई वाले होते हैं ना इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी जब जब लॉन्ग कथन दे रखे हों, है ना। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही मुझे लग रहा था कि उन्होंने तो भूमिका निभाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में नहीं हुई थी, बल्कि 1875 में हुई थी, है ना। तो ये इसके बारे में गलत है। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, बिल्कुल गलत है ना। वो तो समर्थन करता था, है ना, समर्थन करता था पुनर्विवाह का बहुत जोर शोर से। तो इसमें ए, डी और ई हमारा जो ऑप्शन है ना वो नहीं है, उसके बारे में है, वो गलत है। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? हिंद स्वराज इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी तो उसके बारे में बताना है। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हिंद स्वराज वैसे भी ये मूल रूप से गुजराती थे, गुजरात में अहमदाबाद में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है।
महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसमें विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, ये सही है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। जो सत्याग्रह है उसको आत्मबल से पाया जा सकता है, ये सही है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, नहीं बताया गया है। ठीक है, अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी नहीं बताया गया है। ए, सी और डी इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि मैं स्पीड से चल रही हूँ। पहले इतना तो नहीं चलती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है बच्चे पूरी क्लास को ठीक से देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं ही स्पीड में करा देती हूँ ताकि आपको स्किप ना करना पड़े। मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? तो अल्फ्रेड जो एडलर हैं उनका संबंध बताना है, वो कब से कब तक मतलब रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं 1870 से 1924, 75 से 61। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 1870 से 1937, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड एडलर का ही समय है। काव्य सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार आपको बताने हैं। काव्य सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का क्या विचार रहा है? कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि जो कवि है वो कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है, ऐसा उन्होंने बोला है। काव्य सर्जन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है ना, ऐसा नहीं बोला है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि स्पष्टता नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। तो ये बात उन्होंने बोली है, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि स्पष्टता नहीं बल्कि उसका प्रवक्ता मात्र होता है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने बोला है। मतलब वो दैवीय जो शक्ति है ना उसको मैं बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, किसके लिए? कविता करने के लिए। कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती, ये तो गलत है ना, वैसे वो भावों को ही उद्दीप्त करती है। ए, सी और डी इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? तो त्रासदी के संबंध में अरस्तु के जो काव्य चिंतन के बिंदु हैं उनको हमें यहाँ पर बताना है। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से मुक्त होता है। उन्होंने कहा है कि जो त्रासदी कार्य है वो गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से मुक्त होता है, ये करेक्ट है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, ये भी उन्होंने कहा है। त्रासदी ना तो कार्य व्यापार का वर्णन है और ना ही प्रस्तुति है, ऐसा नहीं बोला। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग कथानक, चरित्र, पदावली और गीत है। गीत उसमें नहीं आता, है ना। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। इस त्रासदी के बारे में आप एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेना अरस्तु के बारे में, यहाँ से कई क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा करके पूछे गए हैं। तो करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है, तो ये बात भी उन्होंने सही कही है। ठीक है, ए, बी और ई इसमें सही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से चल रही हूँ तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि स्पीड से ना चलें, क्योंकि बच्चे स्पीड से देखते हैं, मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे आप या तो स्किप कर देते हो या फिर बहुत मतलब देखते नहीं हो, या फिर आपको पसंद नहीं आती है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं कुछ कमी कर रही हूँ, है ना। 1-2 कमी मेरी थी जो मैं अब दूर कर दूँगी, है ना। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा जो वीडियो है वो ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएगी, है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर किया करो। धन्यवाद।